न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो है विद्युत धारा। और इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है, मतलब तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और वो दो टॉपिक कौन से हैं? तो पहला है किरचॉफ का नियम और दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु। यह आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यह आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ये दोनों टॉपिक को ले ले तो 5 + 5 = 10, मतलब 10 नंबर के ये आपके टॉपिक हैं जी, 10 नंबर के। तो आज का ये वीडियो आपको 10 नंबर दिलाएगा। इसलिए मैं कहूंगा केवल वीडियो को देखने के नहीं है दोस्त, आपको वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है और एक एक टॉपिक को समझते हुए, सीखते हुए और नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। याद रखेंगे ये फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर। फ्री में जो चीजें मिलती है ना, अक्सर स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं करते हैं और ये बहुत ही दुख की बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी वैल्यू करें और पहले सीखें तो सही, फिर ना आपको समझ में आएगा। चलिए जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं जी। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किरचॉफ के नियम को लिखिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या अथवा में एक और तरीके से विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ, यहाँ पे देखें किरचॉफ ना कहकर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ का नियम लिखिए। तो ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट है केवल, ठीक है ना। जैसे कि जो सिकंदर, आपने नाम सुना होगा सिकंदर, जो एक बहुत ही जो क्या था, सिकंदर पर गाना भी बहुत सारे हैं, तो सिकंदर आप जानते ही होंगे। तो सिकंदर वास्तव में सिकंदर नाम नहीं था, सिकंदर को अलेक्जेंडर नाम था, अलेक्जेंडर। बट हमें अलेक्जेंडर बोलने में कठिनाई आती थी तो हमने सिकंदर रख दिया उसका नाम। इसी तरीके से किरचॉफ हमारे लिए इजी रहता है तो किरचॉफ हम कहते हैं, बट उसका नाम क्या है? किरचॉफ, ठीक है ना, किरचॉफ नाम है जी। जैसे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं तो कभी थॉमसन कह देते हैं, कभी हम टॉमसन कह देते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का केवल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ये नियम एक ही है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो समझिएगा, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम क्या है जी, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से नियम होते हैं ये आप फोकस के साथ समझिएगा। सबसे पहला प्रथम नियम, जिसे हम किस नियम के नाम से जानते हैं? प्रथम नियम को संधि के नियम से नाम जानते हैं। एक और बात मैं बता दूं, सबसे पहली बात, किरचॉफ का जो नियम है ना, ये किसके संबंध में दिया गया है? तो किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में उन्होंने नियम दिया है। मतलब सिंपल सी बात है, किरचॉफ के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। बट किरचॉफ के नियम में सबसे पहले ये पॉइंट्स आप लिखेंगे कि किरचॉफ कौन है? किरचॉफ नामक एक क्या है? वैज्ञानिक है। किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिया है? 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। केवल किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख देंगे ना तो बेटर रहेगा। आप लिखिएगा, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम दिए हैं या 2 नियम प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। इतना आप लिख देंगे काफी रहेगा जी। इतना किरचॉफ के नियम में ये आप लिख लीजिएगा। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, लिखना अनिवार्य है दोस्त, इसलिए मैं कह रहा हूं। किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमारा पहला है प्रथम नियम या संधि के नियम, ठीक है ना।
तो प्रथम नियम या संधि के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। इसी को हम धारा के नियम के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नियम को। तो इसके नियम क्या है समझिएगा। कह रहा है किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने व जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये क्या होता है जी? शून्य होता है। यहां पे लिख देंगे शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब यही है जी, मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने व जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये संधि का नियम कहा जा रहा है। संधि मतलब क्या होता है जी? संधि मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन आपने सुना होगा ना, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप कहते हैं ये जंक्शन है, ठीक है, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, इस तरीके से आता है ना। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब यही होता है कि जहां पर, कौन सा जंक्शन कहते हैं किस रेलवे स्टेशन को? जहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और जाती हैं, वहां से मतलब एक रूट पर मिलती हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जंक्शन का मतलब क्या है? ये संधि का मतलब होता है जंक्शन। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी, ये एक संधि है, अब इस पर ना बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत सारी विद्युत धाराएं इस पर मिल रही हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ से बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से इस पर मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी विद्युत धाराएं इसकी ओर आ रही हैं और बहुत सारी विद्युत धाराएं इससे बाहर निकल रही हैं, इस संधि से जा भी रही हैं। ये भी जा रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है और ये भी प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक संधि है, एक ये हमारा संधि है जिस पर बहुत सारी विद्युत धाराएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। ये हमारी ये जो धाराएं हैं ना, ये विद्युत धारा, इसका नाम क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो देखिए, यहाँ पे इसको हम I1 मान लेते हैं, इस विद्युत धारा को I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं, इसको I4 मान लेते हैं, इसको हम I5 मान लेते हैं, इसको हम I6 मान लेते हैं, इसको I7 मान लेते हैं और इसको I8 मान लेते हैं। तो ये सभी हमारे विद्युत धाराएं हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया? हमें प्रथम नियम में यही बात बताया गया ना कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि, ये संधि है, तो किसी संधि पर मतलब किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही हमसे कहा गया है जी। समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो क्या होता है? शून्य होता है। ये हमें बताया गया है। एक बार और सुन लीजिए, हमने यही बताया। क्या बताया हमने? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पे बताई गई। अब कैसे शून्य होता है वो अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक नोट आप याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप याद रखिएगा। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ पे कौन सी विद्युत धाराएं धनात्मक हैं, कौन ऋणात्मक है, ये बताता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो हमें चिन्ह परिपाटी में बातें बताई गई। सबसे पहली बात बताई गई कि जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आएंगी, जैसे ये संधि की ओर आ रही हैं, तो जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आने वाली हैं, संधि की ओर जो आती हैं, उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, मतलब धनात्मक। और जो संधि से बाहर निकलती हैं, मतलब निकलने वाली जो है, निकलने वाली हम कह सकते हैं, जाने वाली जो विद्युत धाराएं हैं, उसको हम क्या करते हैं? ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी संधि की ओर आ रही हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे? I1 प्लस में हम लेंगे। फिर से ये संधि से बाहर निकल रही हैं, तो निकलने वाली को -I2 कर देंगे। ये भी निकल रही है तो -I3 कर देंगे। ये देखिए प्रवेश कर रहा है तो इसको हम +I4 कर देंगे। ये भी प्रवेश कर रहा है तो +I5 कर देंगे।
ये भी देखेंगे तो ये निकल रहा है तो I6 हो जाएगा, तो निकलने वाले को -I6। फिर से ये भी निकल रहा है तो -I7। और ये भी देखेंगे तो ये 8वां I8 है, ये प्रवेश कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा +I8 हो जाएगा। I8 = 0। ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, देखिए इधर हमने शून्य लिखा है। 1 मिनट में देख लूं, दिखाई तो दे रहा है ना। देख लीजिएगा, अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है ना। इधर आपको दिखाई दे रहा है शून्य होता है। तो यही हम कह रहे हैं, देखिए समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है ये क्या है, शून्य है कि नहीं है। तो यही हम कह रहे हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया। अब हम इसको चाहें तो यहाँ पे एक कर सकते हैं कि जितना ऋणात्मक वैल्यू है, जैसे ये हमारे पास देखिए ये एक ऋणात्मक वैल्यू है, ये भी है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, इन सभी को बराबर के उधर भेज देंगे तो ये सभी ऋणात्मक हैं, उधर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे। तो अगर हम भेजते हैं तो इसके बाद यहाँ पे नीचे में लिख दे रहा हूँ जिससे जगह मिले। तो ये I1 है और ये इसको हम छोड़ देते हैं, इन दो यहाँ पे फिर से I प्लस में I5 4 है, फिर से प्लस I5 है, फिर से प्लस I8 है = अब इन दोनों को भेज दिए उधर। तो देखिए I2 है ना, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में I2 हो जाएगा, ये माइनस में था, ये भी I3 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे I6 है, ये भी प्लस में I6 हो जाएगा, और ये I7 है, ये भी प्लस में I7 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जी। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये आप सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको नियम याद हुआ बाबू? याद तो हुआ ना? याद हो गया तभी जाकर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम, कैसे आप लिखेंगे वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का नियम, और यहाँ पे हमने क्या बताया है, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। उसमें से पहला है हमारा प्रथम नियम, जिसे संधि के नियम के नाम से जानते हैं, या धारा के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इतना हेडिंग हमने डाल दिया है। उसके बाद ये नियम आप लिखेंगे। ये नियम आपको मैं यहां से नहीं, यहां से बता रहा हूं। आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और उसके बाद आप इतना फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद ये अप लाइन लिखिएगा, फिर उसके नीचे ये लाइन लिखिएगा, फिर इसके नीचे ये लाइन लिखिएगा, और उसके बाद आप नीचे चिन्ह परिपाटी में लिखिएगा कि संधि, चिन्ह परिपाटी में पहला आप लाइन लिखिएगा कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। इतना आप लिख देंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किरचॉफ का हमारा प्रथम नियम। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए, अच्छी बात है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको बोर्ड को सीधा कर दे रहा हूं। ठीक है। अब आते हैं हम अपने द्वितीय नियम पे। किरचॉफ का 2 नियम होते हैं, पहला अभी हमने जाना, अब दूसरा। ये 5 नंबर ऐसे ही नहीं ना मिलेंगे जी, 5 नंबर चाहिए तो मेहनत भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम जिसे देखिए 2-3 नामों से जानते हैं। द्वितीय नियम किरचॉफ का या लूप के नियम के नाम से जानते हैं, या बंद जाल के नियम के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे बंद जाल के नियम के नाम से। लूप के नियम के भी नाम से जानते हैं, बंद जाल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये हमने नियम लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के मैं सुना दे रहा हूं। लिखा गया है, विद्युत परिपथों के किसी बंद जाल, मतलब विद्युत परिपथ के बंद जाल, यहाँ पे जाल में लिख दे रहा हूं, बंद जाल, यहाँ पे जाल होना चाहिए, बंद जाल, ठीक है ना। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल ABCDA में प्रवाहित धारा
तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा द्वितीय नियम है। अच्छा, मैं आपसे कहूं क्या आपको याद हो गया? तो ज्यादातर स्टूडेंट यही कहेंगे सर कैसे याद होगा, इतना बड़ा है एक बार कैसे याद होगा? तो बिल्कुल बाबू याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद कराएंगे। बट क्या आपके पास 5-7 मिनट पेशेंस है, धैर्य है ना? तो देखिए आपको हम रटवा कर नहीं, समझा कर याद करा देंगे टोटल इसी वीडियो में। देखिए कैसे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, केवल मैं यही कहूंगा। इसके लिए हमें एक परिपथ हम बना रहे हैं, इस परिपथ को ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे एक हम परिपथ बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बड़ा बना दे रहा हूं। इतना काफी रहेगा। इसके बीच में एक और हम रेखा खींच देते हैं। देखिए, सॉरी, देखिए सबसे पहली बात, एक हमने यहाँ पे बंद जाल ले लिया है। बंद जाल क्या क्या है? देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा एक बंद जाल है। बंद जाल यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ए, एक ये हमारा टोटल बंद जाल है। एक और बंद जाल दिखाई दे रहा है सी डी ई एफ सी, ये हमारा टोटल बंद जाल हो गया। 2 बंद जाल यहाँ पे हैं। देखिए बंद जाल ऐसे नहीं कह देंगे आप कि ए बी सी डी, ये बंद जाल नहीं होगा। बताइए ये टोटल पैक है, यहाँ तक पैक आ रहा है, अब ये तो पैक नहीं होगा तब तक, तो हम क्या कहेंगे ए बी सी डी ए। जब ए से शुरू किए ए पर बंद होगा तब ये बंद जाल होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 बंद जाल हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा ये आप याद रखेंगे पॉइंट्स कि यहाँ पे हम ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे हम प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। फर्स्ट प्रतिरोध यहाँ पे हमने लगा दिया, सेकेंड प्रतिरोध हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, और थर्ड प्रतिरोध हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हम सेलों का विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं जो है ये, एक दूसरा हम सेल लगा दे रहे हैं जो है ये। 2 हमने यहाँ पे सेल लगा दिया। यहाँ पे देखेंगे तो 3 प्रतिरोध है, एक है हमारे पास R1, एक है R2 और एक है R3। ये हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है जो है E1, और ये सेल का विद्युत वाहक बल है जो है E2। अब ये अगर आप फिगर समझ गए हैं तो अब आपको ये याद होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे इस नियम में हमें जानते हैं क्या बात बताया गया, इतनी बात ध्यान से समझेंगे। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इस सेल से E1 जो सेल है, इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो I1 धारा प्रवाहित होगी, और E2 सेल है, इससे जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 धारा प्रवाहित होगी। अब ये E1 धारा इस तरीके से बहते हुए आ रहा है और इस तरीके से यहाँ तक आया, फिर से E2 धारा इस तरीके से बहते हुए आया, और ये दोनों धाराएं हैं ना इसमें से बहेंगे, तो यहाँ पे I3 धारा में प्रतिरोध जो है I3 प्रतिरोध है, इसमें E1 प्लस E2 दोनों का जोड़ इसमें बहेगा। इतनी बात समझ रहे हैं ना, इधर से E1 आ रहा है I1, इधर से I2, इसमें से बहेंगे I1 प्लस I2 धारा बहेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे केवल मैं 2 चीजें बता दूं। सबसे पहली बात, इस प्रतिरोध का संगत धारा है ये, मतलब प्रतिरोधों का संगत धारा है R1 के लिए I1 है, और R2 जो प्रतिरोध है इसका संगत धारा क्या है I2 है। मतलब I1 धारा के लिए संगत प्रतिरोध है R1, I2 धारा के लिए संगत प्रतिरोध है R2। तो यहाँ पे हमें क्या बातें बताई गई? सबसे पहली बात, यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लिख देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि R1 इंटू I1 और माइनस R2 इंटू I2 इक्वल टू E1 माइनस E2।
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही आपको, यहीं से आपको सब कुछ बोला गया है। ये आपको जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसी फॉर्मूले से ये नियम आपको याद होगा, इसी फॉर्मूले से। अब कैसे याद होगा समझिएगा। सबसे पहली बात मैं यही कह रहा हूँ, अब नियम में याद करा रहा हूँ। हम यहाँ पे एक बंद जाल लेंगे जो है ABCDA, ठीक है ना। विद्युत परिपथ का ये एक बंद जाल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विद्युत परिपथ के बंद जाल। अब बंद जाल हम कौन सा ले रहे हैं, ABCDA ले रहे हैं। तो बंद जाल हम कौन सा ले रहे हैं, ABCDA में। तो यहाँ पे हम विद्युत परिपथ बंद जाल ABCDA में ले रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही जो हमने बोला ना, ये यहाँ से यही लिखा गया है यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो ये विद्युत परिपथ का एक बंद जाल है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा दो ही न है जी, एक I1 है एक I2 है। तो प्रवाहित धारा है और इसका संगत प्रतिरोध कौन है, तो I1 का संगत प्रतिरोध है R1, तो I1 का संगत प्रतिरोध है R1 और I2 का संगत प्रतिरोध है R2। तो हम यही कह रहे हैं, पहले इतना समझिए कि विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है ना जी, बीच में बिंदु दिया गया है, इसका मतलब गुणा है। तो गुणनफल का बीजगणितीय योग, यहाँ पे हम योग कह रहे हैं और ऋणात्मक लगाए हैं। योग मतलब जोड़ होता है, पर ऋणात्मक हम लगा रहे हैं। ये मैं आगे आपको चिन्ह परिपाटी से बताऊंगा। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बताइए बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए ये जो सेल है, तो सेलों का विद्युत वाहक बल है जो E1 और सेल का विद्युत वाहक बल है E2, समझ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बताइए पहला ये नियम याद हुआ या नहीं। देखिए वही लिखा गया है, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल ABCD में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे बोला है। एक बार और, मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब कोई भी दिक्कत हो, इसलिए एक बार और मैं परिभाषा को, जो नियम है इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से फिगर से आपको बोल रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूं कि आप इसको रटे नहीं, बल्कि यहाँ से ही याद करें इस फॉर्मूले से। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में विद्युत परिपथ के बंद जाल ABCDA में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए दोस्त, एक दो बार बोल रहा हूँ, आपको अगर पूरा याद नहीं होता है तो मैं बाबू यही कहूँगा कि लिखा हुआ है हमने नियम, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब वीडियो को पीछे ले जाइए, एक दो बार मैं जब बोल रहा हूँ ना फिगर से समझकर, तो आप भी यहाँ से समझकर सुनिए ध्यानपूर्वक। तो एक दो बार जब सुनेंगे समझेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। रट कर कभी भी याद नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमने क्या लिखा है कि R1, यहाँ पे यही नाम लिखा था जी,
R1 इंटू I1 और माइनस R2 इंटू I2 इक्वल टू E1 माइनस E2, यही हमने लिखा था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पे गुणा में है तो इस I1 को इधर, R2 को इधर, R1 के इधर भी लिख देंगे ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया 2 गुणे 3 लिखे तब भी 6 ही होगा, और 3 गुणे 2 भी लिखे तब भी 6 होगा, तो इधर उधर गुणा में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें इसको प्रूफ करना है कि कैसे ये आया। तो देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे थे बीजगणितीय योग, हमने माइनस लिखा है, तो कैसे होगा, तो ये हुआ है चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से कैसे हुआ तो समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में हमें ये बात बताया जाता है कि जो आप इस रास्ते पर चलिए, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ऐसे हम चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, फिर से ऐसे जा रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो हमारी चलने की दिशा, हम मान लेते हैं इस रास्ते से जा रहे हैं, तो हमारी चलने की दिशा धारा के बहने की दिशा के यदि समान होगा, यदि चलने की दिशा और धारा की बहने की दिशा अगर समान है तो उसको हम प्लस लेंगे। अगर विपरीत है, जैसे ये हम इस तरीके से चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं और धारा इधर आ रही है, तो विपरीत हो गया ना। तो यदि विपरीत होगा ना, विपरीत होगा तो वहां पे हम क्या लेंगे, उसको ऋणात्मक लेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां से हम इस तरीके से चल रहे थे, इस तरीके से जा रहे थे, तो देखिए इस तरीके से आ रहे हैं, हमारी चलने की दिशा है इस ओर, धारा आ रही है इस ओर, तो विपरीत है ना। इसीलिए I2 के लिए देखिए यहाँ पे R1 R2 के लिए हमने यहाँ पे माइनस का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम जा रहे हैं इस तरीके से। फिर से देखेंगे हमारी चलने की दिशा इस तरीके से, यहीं से ना इस तरीके इस दिशा में होगी, और धारा की बहने की भी दिशा भी इस दिशा में है, तो दोनों की दिशाएं इस ओर हैं। तो दिशा यदि समान होगा तो उसके लिए प्लस लेते हैं। इसलिए R1 I1 के लिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है। आगे प्लस ना भी लिखेंगे तो चलेगा, तो ये हमारा इसलिए प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रूल ये होता है कि देखिए बड़ा वाला डंडा, इतने बात हम जानते हैं कि ये सेल या बैटरी है, तो इसमें बड़ा वाला डंडा धनात्मक होता है, छोटा वाला ऋणात्मक होता है। तो ये कहा जाता है कि हमारी जो चलने की दिशा है, चल रहे हैं, तो यदि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो जिधर जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं ना, तो माइनस लेंगे। अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस लेंगे, और फिर से हम आ रहे हैं और माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस लेंगे। तो हम इधर से जा रहे थे तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे थे ना, तो माइनस इसलिए हम लेंगे। तो इसलिए E2 के लिए हमने माइनस लिया है। फिर से इधर से जाएंगे तो देखिए पहले माइनस पड़ा, बाद में प्लस पड़ा, तो हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए हमने E1 के लिए प्लस ले लिया है। समझ रहे हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी से हुआ है, यह हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन उनका आता है, कहते हैं वो कि सर हमें तो ये पता चल गया कि इस रास्ते से चल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। सपोज डेट मान लेते हैं हमें इस रास्ते से अगर चलते तब भी क्या यही आता, तो वो भी हम देख लेते हैं जी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं वही आता, तो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं हम इस रास्ते से ना चलकर, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लेते हैं सपोज डेट कि हम इस रास्ते से ना चलकर, अब हम किस रास्ते से चल रहे हैं, इस रास्ते से चलें तो क्या होता है। मान लेते हैं हम इस रास्ते से चल रहे हैं तो क्या होगा, तो मान लेते हैं हम इस रास्ते से चल रहे हैं और धारा की बहने की दिशा इस ओर है, धारा इस दिशा में बह रही है, तो हम देख रहे हैं तो इधर हमारी चलने की दिशा इसकी विपरीत है। इसका मतलब I1 को हम क्या लेंगे, I1 R1 को ऋणात्मक लेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस R1 इंटू क्या होगा, E1 हो जाएगा, यही होगा ना। फिर से हम इधर से चल रहे हैं, फिर से इधर आ रहे हैं, तो क्या हमारी चलने की दिशा है और ये इसकी धारा की बहने की दिशा समान है, इसलिए R2 को अब हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, समान है तो ये हम क्या लिखेंगे, R2 इंटू I2 लिख देंगे इक्वल टू। अब सेलों के लिए अगर हम करें तो देखिए हमारे चल रहे हैं किधर, प्लस से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, मतलब धन से माइनस की ओर, तो माइनस लेंगे, तो ये हमारा माइनस E1 हो जाएगा। अब फिर से इधर से चल रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना, तो इसलिए प्लस लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस E2 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो ये अलग आ गया इससे।
अलग नहीं आया है। अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो बात वही है। हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये R1 इंटू I1 हो जाएगा। ये माइनस ना इस वाले को प्लस को माइनस कर देगा, तो ये माइनस R2 इंटू I2 हो गया। इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो E1, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बाई माइनस E2 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 इंटू I1 माइनस R2 इंटू I2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। आप ही बताइए, यही न जी, यही न हमने यहाँ पे लिखा है कि R1 इंटू I1 माइनस R2 इंटू I2 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो किसी दिशा में, चाहे इस दिशा में चले चाहे इस दिशा में, मेन जो फाइनल आएगा ना ये यही आएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से ये भी लिख देंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। या इसको ना लिखकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नियम लिख लीजिएगा। नियम आपको याद भी हो गए होंगे फिगर से। नियम लिखकर साइड में ये फिगर अनिवार्य है बनाना, इसको बनाइएगा। फिर से यहाँ से सीक्वेंस वाइज यहाँ तक लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा किरचॉफ का नियम। अदरवाइज वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी सब्जेक्ट का लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिएगा। इंस्टा का भी लिंक है, वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होंगे, क्योंकि वहीं से आपकी बेहतर तरीके से जो भी स्टडी होगा ना आपका कराया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ हैं ये सब आपको वहाँ पर बताए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ये ले लिए ना, प्रथम नियम का नहीं लिए थे, ले लीजिए, ले लिए। चलिए जी, तो ये था हमारा किरचॉफ का नियम, हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। इससे पहले मैं एक आवश्यक सूचना में बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सब आप पढ़ रहे हैं, बट नोट्स बनाने में आपको हो सकती है प्रॉब्लम आ रही होगी, या आप चाहते हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री का सिंपल लैंग्वेज में हमें फुल नोट्स मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर हैं। टोटल आपके 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम आपको फुल नोट्स दे रहे हैं। फुल PDF नोट्स आपको दिया जा रहा है, PDF नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो इसको ओनली आपको 199 में ये आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक स्टूडेंट जो अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं उनको ये लेना ही चाहिए। जिससे कि वो पढ़ तो रहे हैं बट कैसे लिखना है वो सब आपको नोट्स से समझ में आ जाएगा। तो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का PDF नोट्स मिल जाएगा। अब हो सकता है कि ओनली किसी को फिजिक्स का चाहिए, तो ओनली आप बता दीजिएगा सर ओनली हमें फिजिक्स का चाहिए, तो वो 99 में दे दिया जाएगा। या ओनली केमिस्ट्री का भी चाहिए तो वो भी 99 में दिया जाएगा, और दोनों 199 में। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। जैसा आपको बेटर लगे वो कीजिएगा। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ तक कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, ऐसे कहेंगे तब आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए, तो अब हम जान लेते हैं किरचॉफ का नियम। व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है, एक क्या है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक लाइन का तो पहली बार डिफिनेशन है कि व्हीटस्टोन सेतु एक क्या है, व्हीटस्टोन जो सेतु है ये एक ऐसा विद्युत परिपथ है, एक ऐसा विद्युत
परिपथ है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं जी, उसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये परिभाषा नहीं कह देंगे, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इतना आप लिख देंगे, चलिए जी, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमारा आता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यहाँ पे यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, जो है सिद्धांत। अब व्हीटस्टोन सेतु का यहाँ पे हमने सिद्धांत लिखा हुआ है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिए जाए, तब धारामापी का विक्षेप 0 हो, तो चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये है हमारा सिद्धांत। क्या आपको याद हो गया? तो आप कहेंगे भैया कैसे याद हो जाएगा, इतना बड़ा है, अभी कैसे याद होगा? मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ 100% याद होगा, 100%। केवल मैं आपसे कहूँगा सब्र रखिएगा, केवल सब्र रखेंगे, आपको हम याद कराएंगे। हो सकती है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आपको याद होने की गारंटी फुल है, 100% है। तो चलिए देखते भी हैं कि आपको याद कैसे कराते हैं हम। देखिए आप, सबसे पहली बात, इसको याद कराने के लिए सबसे पहले एक मैं फिगर बनाऊंगा। उस फिगर को अगर आपने समझ लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, फिर आप आसानी तरीके से इसको आप याद कर पाएंगे। तो वो फिगर इंपॉर्टेंट है, चलिए हम उसको बताते हैं और वहां से आप समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक हम फिगर बना देते हैं, जो है ये। यहाँ पे एक काम हम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक काम मैं करूँगा, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। मैं ये फ़ोटो को हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, ठीक है ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम त्रिभुज को इस तरीके से ले लेते हैं। एक हम यहाँ पे चतुर्भुज को लिए हुए हैं, यहाँ पे एक हमने चतुर्भुज लिया हुआ है। अब इस चतुर्भुज में यहाँ पे देखेंगे, एक हमने चतुर्भुज यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस चतुर्भुज में ये विकर्ण है इसका, इस चतुर्भुज में ये इसका विकर्ण है। अब विकर्ण में हम यहाँ पे एक क्या लगाएंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं अगर आपको इरेज कर दूं, ये हटा दूं, एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ABCD। ये आपको चतुर्भुज जो दिखाई दे रहा है, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, ये ABC और D। ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इस चतुर्भुज में एक हम विकर्ण लगा देते हैं, जो है ये हमारे पास एक विकर्ण हो गया। अब विकर्ण के पास एक हम धारामापी लगा देते हैं। एक विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं, एक विकर्ण में हम यहाँ पे धारामापी लगा देते हैं। धारामापी जो है गैल्वेनोमीटर G है। और इसके दूसरे विकर्ण में हम क्या करते हैं जी, दूसरे विकर्ण में हम इसको एक कुंजी और दूसरे विकर्ण में हम इसको क्या कर देते हैं, एक सेल या बैटरी से और दूसरे आगे एक कुंजी से जोड़ देते हैं। ये आपको इतना फिगर आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात हमने क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे एक चतुर्भुज लिया है। अब चतुर्भुज में ना यहाँ पे एक और चीज़ आपको मालूम करना है। अब वो क्या होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। चतुर्भुज में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे,
ये 4 जगह हमने लिया है। अब इन चारों जगहों पर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध लगाएंगे। एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक हमारा ये प्रतिरोध हो गया, एक हमारा ये प्रतिरोध हो गया। अब ये हमारे जो प्रतिरोध हैं ये हम क्या करेंगे, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ। ये हमारे हैं, ये हमारे हैं P Q R S, ये हमारे 4 प्रतिरोध हैं। अब ये सेल या बैटरी से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 2 रूट हैं, एक इधर भी जाएगा, एक इधर भी। एक इधर धारा बहेगा, एक तो हमारी इधर धारा बहेगा, और एक जो धारा है इस रास्ते में बहेगा। इस रास्ते में जो धारा बहेगा, इस रास्ते में जो धारा बहेगा, इसको मान लेते हैं I1 धारा बह रहा है। और इस तरीके से गया, फिर से यहाँ से 2 रास्ते हैं, तो इस रास्ते में मान लेते हैं I2 धारा बहेगा। और ये गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगी उसको हम IG धारा कह देते हैं, IG धारा इसमें बहेगी। और यहाँ से ये जो धारा बह रही थी इसको मान लेते हैं कि I3 धारा इस तरीके से बहते हुई गई, और यहाँ से फिर से I4 धारा बहते हुए यहाँ से निकल गई। यहाँ से ये आया धारा, यहाँ से ये मिलते हुए यहाँ पे फिर से आकर न्यूट्रल यहाँ पे हो गई हैं। ठीक है ना। तो ये आपको फिगर आपको जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक कभी भी आप ये याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं विशेष कर कह रहा हूँ इस फिगर पे ध्यान दीजिए। जब फिगर आप समझ जाएंगे तो अंत में आपको ये याद होगा, अंत में, शुरू में नहीं याद होगा परिभाषा, ये जो सिद्धांत है, ठीक है ना, अंत में याद होगा। पहले आप ये फिगर समझिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज लिया है, तो माना एक चतुर्भुज क्या है, ABCDA, ये क्या है, एक हमारे पास चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये हमारे पास चतुर्भुज है ABCD। इन चतुर्भुजों में 4 प्रतिरोध हमने लिया हुआ है, 4 प्रतिरोध PQRS, ठीक है ना। ये चारों जो प्रतिरोध हैं ये संलग्न भुजाओं पर स्थित है। संलग्न भुजाओं का मतलब ये जो भुजाएं हैं वो एक साथ सभी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। चारों प्रतिरोध एक संलग्न भुजाओं से स्थित है, ठीक है ना। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला बताया जाता है कि PQ = RS। यही यहाँ से किरचॉफ का जो नियम का, व्हीटस्टोन सेतु के नियम का यही फॉर्मूला है, और इसी को हमें प्रूव करना है। PQ/RS, जहाँ PQRS ये सभी प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पे कहा गया यदि 4 प्रतिरोध PQRS, 4 प्रतिरोध है ना, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है, और ये चतुर्भुज के 4 भुजाएं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, 4 भुजाएं हैं और ये संलग्न है, एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम यही कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझिएगा, हम कह रहे हैं यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हो, स्थित मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्थित ही तो है, तो स्थित हो, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा इसके दूसरे विकर्ण में सेल या बैटरी लगा हुआ हो, और धारामापी का विक्षेप शून्य हो। धारामापी का विक्षेप शून्य होने का मतलब कि ये जो सुई है ना, ये विक्षेप नहीं हो रहा हो। तो यदि धारामापी का विक्षेप शून्य हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में तब जाकर क्या बताया गया कि जब धारा का विक्षेप शून्य हो तो परिपथ में चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, मैं समझ रहा हूं, पर थोड़ा सा तो समझ में आया ना, एक बार हमने बोला तो अभी आपको और भी याद हो जाएगा। यहाँ पे पहली बात थोड़ा यहाँ पे याद कीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा ही आपको याद कराऊंगा। पहले आप क्या कह रहे हैं, यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा, इतनी बात समझ गए ना। तो यही बात लिखा गया है, यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं, यहां तक समझ गए, तथा इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक हमारा ये विकर्ण है और दूसरा ये हमारा विकर्ण है, ठीक है ना।
तो तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण में सेल और कुंजी लगा हुआ है। तो यही हम कहेंगे, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल तथा कुंजी लगे हुए हैं। तो यही बात लिखेंगे, तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए। मतलब एक विकर्ण में हमने धारामापी जोड़ा है, दूसरे विकर्ण में यदि सेल जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, जोड़ दिया जाए तब यदि ये धारामापी है ना, इसका विक्षेप शून्य है, ये धारामापी है, यदि ये विक्षेपित ना हो, ये ऐसे ही सुई रहे, तो धारामापी की विक्षेप यदि क्या हो, धारामापी के विक्षेप यदि शून्य हो, तो उस समय पर चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के दो भुजाएं ये हम ले रहे हैं, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, देखिए ये P है ये Q है, तो ये प्रतिरोधों का अनुपात ही ना होगा जी, प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। समझ रहे हैं? तो यहीं से ये बात बताया गया है। तो एक बार और मैं सीक्वेंस वाइज बोल रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। आप क्या बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि यदि चार प्रतिरोध, मतलब आप कहेंगे यदि चार प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल तथा कुंजी लगे हो, तब यदि धारामापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह है हमारा किरचॉफ का नियम और यही बात यहाँ पे लिखा गया है। एक बार मैं पढ़ के भी यहाँ पे सुना दे रहा हूं। यदि चार प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए तथा धारामापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात इसी को कहते हैं सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये था जी हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ भी करना है, तो वो हम आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा, ये अगर जिसको अभी तक याद अगर अभी भी नहीं हुआ ना, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को पीछे ले जाइए, एक दो बार सुनिए समझिए, तब आपको याद होगा। ठीक है ना? चलिए पहले स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और यहीं से मैं अभी आपको फॉर्मूला ये प्रूफ करूँगा। यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको हमेशा याद रहे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पी क्यू साइड में रहेगा ना, तो प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पी क्यू इजकल टू आर एस, ठीक है ना, पी क्यू बाई आर एस। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको अब प्रूफ करके, मतलब सिद्ध करके अब हम आपको दिखाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिद्ध, मतलब प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इससे पहले व्हीटस्टोन सेतु से पहले हमने किरचॉफ का नियम आपको पढ़ाया है। तो किरचॉफ के नियम में दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। तो जब आप किरचॉफ के नियम पढ़े हुए रहेंगे ना, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए किरचॉफ के नियम में किरचॉफ का दो बार हम प्रथम नियम लगाएंगे और दो बार द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई भी संधि है तो किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे हमने ये किरचॉफ के प्रथम नियम में हमने ये बताया था कि मान लेते ये हमारे पास एक संधि है,
तो जो धाराएं संधि की ओर आएंगी, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं उसको हमने कहा था कि धनात्मक लेंगे, और जाने वाली जो धाराएं हैं उसको ऋणात्मक लेंगे, ये हमने बताया था। तो देखिए ये हम एक संधि लेते हैं बी, तो संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो ये हम लिखेंगे जी। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे कि संधि बी पर किरचॉफ प्रथम नियम से, संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो संधि बी पर यदि किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इसकी ओर, संधि की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो बाहर निकलने वाली धाराओं के, मतलब जो जाने वाली धाराएं हैं वो आने, मतलब ये देखिए संधि की ओर ये धाराएं आ रही हैं, तो जो आने वाली धाराएं होती हैं वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती हैं। तो ये जो जा रही हैं संधि की ओर, तो संधि की ओर जा कौन रही है, तो I1 धारा जा रही हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर से यहाँ से निकल रही हैं जो धाराएं, तो ये दो धाराएं निकल रही हैं, एक I2 धारा निकल रही है, एक IG धारा निकल रही है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे I2 प्लस IG प्लस I2 धारा निकल रही है। तो ये हम जानते हैं ना जी, ये हमने लिख दिया, किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखा है। अब ऐसे हम कहते हैं कि संधि की ओर जो जाएंगी धाराएं, जैसे ये जा रही हैं, तो ये जा रही हैं तो जाने वाली को हम धनात्मक ले लिए, और ये निकल रही हैं तो इनको हम माइनस लेंगे, तो माइनस IG और माइनस I2, और इसका बीजगणितीय योग 0 होता है। वही बात है, ये दोनों माइनस में इधर जाएंगे तो I1, और ये हमारे क्या हो जाएंगे I2 प्लस IG हो जाएंगे। तो यही तो बात यहाँ पे हमने लिखा है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है, ठीक है ना, कि संधि की ओर जो जाने वाली धाराएं हैं संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के बराबर होते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि यदि सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो वहां पे ना जो गैल्वेनोमीटर की जो धारा है उसमें धारा बह ही नहीं रही है, तो इसलिए ये I1 होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो गया, तो क्यों, इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि ये हमारा समीकरण फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लिख लेंगे चूंकि कि I2 जो है ना, IG है ना, इसका विक्षेप क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। IG का मान यहाँ पे 0 होता है क्योंकि जब क्या है, सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसीलिए। तो यहाँ से हमारे संधि के मतलब बिंदु संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम से हमें मिला कि I1 है वो I2 धारा के बराबर है। उसके बाद अब फिर से हम लगाएंगे कि संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो हम लिखते हैं संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो यदि हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये संधि है, तो संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं, तो ये I3 धारा आ रही है, और जाने वाली धाराएं क्या हैं, देखिए ये भी धाराएं IG दो धाराएं हैं, ये भी संधि की ओर आ रही हैं और ये निकल रही हैं। तो देखिए जो आने वाली धाराएं होती है उसको प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे कौन आ रही है, एक I3 धारा आ रही है और एक हमारी IG धारा आ रही है, तो इसको भी हम प्लस लेंगे। और बाहर कौन निकल रहा है, तो I4 निकल रहा है, तो इसको हम माइनस I4 लेंगे इक्वल टू 0। और हम इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा, इसको मैं इरेज कर दूँ ना, इसको हटा दे रहा हूँ, जगह थोड़ा बच जाएगा तो आसान रहेगा। तो अब इसके I3 धारा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I3 प्लस यहाँ पे IG का जो मान है, IG का मान ये 0 होता है। IG का मान जब सेतु संतुलन की स्थिति में है तो IG का मान 0 हो जाएगा। ये I4 को इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो माइनस में है, ये इधर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा, ठीक है ना, I4 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो I3 है वो I4 के बराबर है, तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, जिसमें कह रहा है कि I3 जो धारा है वो I4 धारा के बराबर है,
ठीक है। तो 2 बार हमने कहा था ना किरचॉफ का 2 बार हम प्रथम नियम लगाएंगे, तो 2 बार हमने प्रथम नियम लगा दिया। अब 2 बार हम द्वितीय नियम भी इसमें लगाते हैं, ये प्रूफ करना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो अब हम 2 बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 बार। अब हम लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम ये कहता है कि बंद जाल ABCD, यहाँ पे देखिए बंद जाल कौन कौन सा है, एक बंद जाल है ABCD, एक ये बंद जाल है, दूसरा बंद जाल है BCDA। तो पहले हम इस बंद जाल में लगाते हैं, तो बंद जाल यहाँ पे लिखते हैं, बंद जाल ऐसे लिख देते हैं, बंद जाल ABCDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे यही बात बताया गया था कि संगत जो धारा होता है, मतलब प्रवाहित जो धारा है उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखिए यहाँ पे प्रवाहित धारा है I1 और इसका संगत प्रतिरोध है P1, तो I1 इंटू P1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये अब इसमें ये भी बताया गया था कि संधि की ओर हम चलेंगे इस रास्ते पे, तो इस रास्ते की ओर जा रहे हैं, इधर ही धारा बह रहा है, तो इसीलिए इसको प्लस लिए हैं। फिर से यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, तो धारा भी इसी दिशा में बह रही है, हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो IG और G है ये भी हमने क्या लिए, माइनस में लेंगे, सॉरी प्लस में लेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रवाही धारा, इसको प्रतिरोध हमने मान लिया, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से फिर से अब इधर मुड़ेंगे, तो हमारी चलने की दिशा इस ओर है और धारा की बहने की दिशा इस ओर है, तो विपरीत है, इसलिए इसको माइनस लेंगे, तो माइनस I3 और इसका प्रतिरोध है वो R है, तो R हमने लिख दिया। I इक्वल टू बीजगणितीय योग 0 है, तो 0 हमने लिख दिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा I1P और यहाँ पे ये माइनस I3R है, इसको हम उधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I3 इंटू R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा यहाँ पे समीकरण हो गया, ये समीकरण 3। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ गया IG इंटू G, तो यहाँ पे हम इतना बात जानते हैं कि सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसलिए IG का मान 0 है, तो अगर 0 में G का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। तो इससे हमें ये मिला जो बंद जाल ABCDA में जो हमें क्या मिला, सॉरी ABD, यहाँ पे C नहीं रहेगा ना जी, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे C कैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे C नहीं ना रहेगा जी, केवल ABDA रहेगा, तो ABDA ये हमने लिखा हुआ है। तो इसमें किरचॉफ का हमने द्वितीय नियम लगाया, तो वहाँ पे I1P इक्वल टू I3P के बराबर है। अब फिर से एक बार और हम लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, अब इस वाले बंद परिपथ में लगाएंगे BCDB में, तो हम यही लिखते हैं कि बंद जाल BCDB में, बंद जाल BCDB में, ठीक है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये आप लिख लेंगे पूरा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब इसमें हम लगाएं तो यहाँ से देखिए धारा बह रहा है, यहाँ से अगर धारा बहेगा तो I1 और R1 धारा की दिशा में ही हम इसी दिशा में चलेंगे, तो ये I2 R2 ये प्लस हम लेंगे, तो ये हम लिखते हैं I2 इंटू Q है, तो ये R2, ठीक है, ये प्लस लेंगे। फिर से इधर से अब इधर बहेंगे, तो देखिए ये हम इधर चलेंगे, धारा इधर बह रहा है, इसका मतलब इसको माइनस लेंगे, तो ये I4 इंटू S है, ये माइनस हमने लिया। अब फिर से इधर चलेंगे, तो इसकी भी बहने की दिशा इस ओर है, हम चल रहे हैं इस ओर, इसका मतलब ये भी हम IG इंटू S है, S नहीं सॉरी G है ना इसका प्रतिरोध, तो G ये भी हम माइनस में लेंगे, इक्वल टू 0 होता है, 0 हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं,
तो इतनी बात बेसिक जानते हैं कि आई जी का मान 0 है तो 0 में जी का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये I4S है ये इधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि I2Q जो है ना वो ये माइनस I4S है ये इक्वल टू की इधर जाएगा तो I4S के क्या होगा बराबर होगा। यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि I2Q है ना वो I4S के बराबर है तो ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए हमने 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया है और 2 ही बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया है और यहाँ पे हमें 4 समीकरण ये मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 3 और 4 का भाग दे देंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 3 तथा 4 को भाग देने पर, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, 3 में 4 का भाग देने पर 4 से समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, इस तरीके से शुद्ध रूप में आप लिखिएगा। अब भाग देते हैं तो क्या मिलेगा दोस्त देख लीजिए। भाग देंगे तो देखिए सबसे पहली बात इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो I1P जो है वो I2Q के साथ भाग होगा। तो I1P जो है वो I3Q के साथ भाग होगा। ठीक है ना। I1P जो है वो I2P के साथ, I2P के साथ ना जी, I2P के साथ यहाँ पे I2 रहेगा, I2Q के साथ भाग देंगे। ठीक है। अब फिर से क्या हो गया, फिर से I3R है वो I4S से भाग देगा। तो I3R है ना वो I4S से भाग देगा। ठीक है। अब इतनी बात देखेंगे, अगर यहाँ पे ये हमने भाग देकर दिखा दिया है। अब देखिए इस I1 से ये I2 कैंसिल हो जाएगा, इस I3 से ये I4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हुआ, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि I1 है वो I2 के बराबर है और यहाँ पे समीकरण 2 आपको कह रहा है कि I3 है वो I4 के बराबर है। देखिए I1 I2 के बराबर है तो यही बात यहाँ पे देखें कि I1 I2 के बराबर है तो I1 से I2 कैंसिल, I3 जो है I4 के बराबर है तो I3 से I4 कैंसिल। तो अब यहाँ पे बचा क्या ओनली, तो बचा ऊपर P बचा, नीचे Q बचा, ऊपर R बचा, नीचे S बचा, यही ना बच्चे जी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही तो था हमारा किरचॉफ का नियम कि क्या बताया गया था कि किसी बंद जाल ABCDA में क्या बताया गया था, हमें यही ना बताया गया है कि किसी, यहाँ पे यही था ना PQ = R/S, यही था। तो इसको क्या बताया गया है कि किसी बंद जाल AB, मतलब यहाँ पे हमें ये बात बताया गया है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हो और इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल लगा हो और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही बात कहा गया था। तो यही आपको लिखना है। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखिएगा, फिर आपको ये साइड में फिगर बनाना है। यहाँ से आप लिखते हुए यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद ये भी आपको लाइन लिखकर यहाँ पे प्रूफ लिख देना है। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। पहले आप इतना बात मैं कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है, ये साइड का भी ले लीजिए, ले लिए। चलिए दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी
सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, जो नोट्स के लिए मैंने आपको कहा है तो ओनली 199 में आपको पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, मतलब टोटल 24 चैप्टरों का फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है ओनली 199 में। तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज करके वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, तो ओनली आपको 199 रुपये पेमेंट करेंगे, आपको जो पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। तो नीचे नंबर है, अभी आप तुरंत मैसेज कर लीजिए और वहाँ पे मांग लीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।